नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मेमोरी के बारे में। तो हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिससे कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी इस अमेजिंग सी वीडियो को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इनमें मेमोरी के अलावा साइबर सिक्योरिटी के भी कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं, जिससे कि आप साइबर सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से समझ लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रोग्राम को रन करना है तो इसके लिए निम्न में से किस मेमोरी की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क और नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, रन करना है। और तो हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी प्रोग्राम को रन करना होता है तो हमें सर्वाधिक जिस मेमोरी की आवश्यकता होती है वो होती है हमारी रैम। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे ए, रैम। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम जिसका प्रयोग हैकर्स के द्वारा किसी सिस्टम से डेटा को चोरी करने के लिए किया जाता है। स्पाईवेयर, वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। तो क्या बोला गया है, हैकर्स के द्वारा सिस्टम से डाटा को चोरी करने के लिए। तो सिस्टम से डाटा को चोरी करने के लिए एक मालवेयर होता है, उस मालवेयर को हम बोलते हैं स्पाईवेयर, जो कि हमारे कहाँ दिया हुआ है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, स्पाईवेयर। वायरस, वॉर्म और ट्रोजन के आंसर नहीं होंगे। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। यदि आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? अब क्वेश्चन में क्या, EEPROM, DRAM, SRAM और SDRAM। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता क्या है? वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है जो स्थायी ना हो, अर्थात जो कैसा हो, स्थायी हो, परमानेंट हो। मतलब वोलाटाइल मतलब अस्थायी हो जाता है, नॉन वोलाटाइल का मतलब हो जाता है जो स्थायी हो, परमानेंट हो। तो EEPROM, DRAM, SRAM और SDRAM, इनमें से क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं कि जो रोम होती है, रोम क्या होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी का उदाहरण है, जबकि रैम जो हमारी कैसी है, टेम्परेरी मेमोरी है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे कि देखिए ये रैम है, ये रैम है और ये रैम है। जब ये तीनों रैम है तो ये कभी भी परमानेंट तो हो नहीं सकती। तो इसका आंसर बी, सी और डी आंसर होंगे नहीं। तो आंसर क्या बचता है, EEPROM, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि रोम जो होती है वो कैसी मेमोरी है, हमारी परमानेंट मेमोरी का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ऐसी मेमोरी जिसका इस्तेमाल CPU की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। PROM, EPROM, कैश और रोम। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, CPU की पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में जो सबसे तेज़ गति के साथ कार्य करने वाला जो टूल होता है या फिर जो हार्डवेयर होता है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर या फिर CPU होता है। तो हमारी कोई सी भी मेमोरी, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हमारी रोम हो, चाहे हमारी हार्ड डिस्क हो, ये सभी क्या होते हैं, आपके रैम के साथ, आपके CPU के साथ तो काम करते हैं, परंतु ये आपकी CPU की गति के साथ में मैच नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या है, हमें एक इंटरमीडिएट मेमोरी की आवश्यकता होती है, जिससे कि क्या हो, आप CPU का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर पाएँ। मतलब एक ऐसी मेमोरी चाहिए जो हमारे रैम से, जो हमारे हार्ड डिस्क से ज़्यादा तेज हो। तो वह मेमोरी होती है हमारी कैश। इसीलिए कैश का इस्तेमाल किया जाता है। CPU और रैम के मध्य कार्य करने वाली मेमोरी क्या कहलाती है, कैश कहलाती है। और कैश का इस्तेमाल ही इसलिए किया जाता है कि रैम CPU का पूर्ण इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं है। अर्थात CPU का यदि हमें पूर्ण इस्तेमाल करना है तो हमें एक रैम से भी तेज मेमोरी चाहिए, जिसका इस्तेमाल निर्देशों को लाने ले जाने के लिए किया जा सके। तो यहाँ पर आंसर हम लगाने वाले हैं सी, कैश। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सिस्टम को ऑन किया गया है तो सर्वप्रथम डैश क्रिया संपन्न होगी। बायोस, बूटिंग, पोस्ट और फ्लैशिंग। तो दोस्तों, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये व्यापम के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मैच करता है। कई बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जिसमें इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है। अब क्या बोला गया है, आपने सिस्टम को ऑन किया है तो सर्वप्रथम, दो टर्म पे आप ध्यान दीजिए, सिस्टम को ऑन करना है, ऑन करने पर सबसे पहले कौन सी क्रिया होगी, सबसे पहले तो हम जब भी सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑन करने पर बूटिंग नहीं होती। तो बूटिंग के अंदर भी प्रक्रियाएं होती है। तो बूटिंग के अंदर प्रक्रिया कौन सी होती है, एक होती है पोस्ट है, मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसका मतलब ये कि जब भी आप पावर को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे, तो पावर सप्लाई करते साथ ही क्या होने लगेगा, आपके सिस्टम में एक प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, वह प्रक्रिया हो जाती है हमारी पोस्ट की। तो यहाँ पर आंसर लगाने वाले हैं सी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
एक ऐसी प्रक्रिया जिसका प्रयोग करते हुए बायोस को अपग्रेड किया जाता है, फ्लैशिंग, अपग्रेडिंग, बर्निंग और डाउनलोडिंग। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, बायोस को अपग्रेड करना या फिर रोम को अपग्रेड करना। कई बार क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि बायोस को अपग्रेड करना है, बायोस को अपडेट करना है या फिर रोम को अपडेट करना है, तो हम किसका प्रयोग करें। तो जब भी बायोस बोला जाए या फिर रोम बोला जाए तो दोनों के लिए हम क्या है, सेम चीज़ लेकर चलने वाले हैं। तो किसी भी बायोस को जो अपडेट करने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को फ्लैशिंग कहा जाता है, अपग्रेडिंग नहीं कहा जाता। बर्निंग का मत, बर्निंग तो स्टोर करने को बोलते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएगा, अपडेट करने की प्रक्रिया नहीं होगी। डाउनलोडिंग तो हम सभी जानते हैं, तो डाउनलोडिंग नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, फ्लैशिंग। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करके देखते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि CIA में आई का क्या मतलब है, अर्थात इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल, इंटेंसिटी या फिर इंटरनल। तो हम सभी जानते हैं कि CIA है क्या। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं। तो आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो पर जाइए, जहां पर मैंने नेटवर्किंग में साइबर सिक्योरिटी को आपको समझाया हुआ है, तो वहां जाकर आपको इसके बारे में पता पड़ जाएगा। उसका मैं मोटा मोटा एक बता देता हूँ। तो CIA एक ट्राइड, एक त्रिकोण है, जो क्या बताता है, हमारे नेटवर्क या फिर वेबसाइट की सिक्योरिटी के बारे में बात करता है। मतलब अगर हम C मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, I मतलब इंटीग्रिटी और E मतलब अवेलेबिलिटी, इन तीनों पैमानों पर किसी भी नेटवर्क को जांचते हैं और ये तीनों पैमाने खरे उतरते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, सुरक्षित कहते हैं। तो CIA एक त्रिकोण है जो क्या करता है, किसी भी नेटवर्क के परखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अब यहाँ फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे ए, इंटीग्रिटी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किस मेमोरी डिवाइस में रखा हुआ डाटा पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटाया जा सकता है, एमरोम, पीरोम, EEPROM और EPROM। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप डाटा पराबैंगनी किरणों की सहायता से मिटा रहे हैं, ठीक है। पराबैंगनी किरणों की सहायता से आप क्या कर रहे हैं, डाटा को इरेज कर रहे हैं। तो भाई डाटा को इरेज करने के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, देखो ऑप्शन में रोम देख रहे हैं, तो रोम 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 रोम। तो हम सभी जानते हैं कि रोम में से क्या है, सिर्फ एमरोम और पीरोम को छोड़कर बाकी सभी में डाटा मिटाया जा सकता है। और पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है EPROM में। तो यहाँ आंसर हम लगाएंगे DEPROM। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि EPROM के अन्य नाम UVEPROM भी है। इसमें क्या बोलते हैं, UVEPROM, ध्यान रखना। तो कभी आप एग्जाम में पूछ ही लिया जाए कि UVEPROM क्या होता है, तो आप गलती मत कर देना कि UVEPROM कुछ एक अलग टर्म है, ठीक है, UVEPROM, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन रैम के बारे में सत्य नहीं है। अब देखिए क्या बात की गई है, रैम के बारे में सत्य नहीं है, नेगेटिव वाले वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने गलत हो गया तो मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। अब क्या बोला हुआ है, चलिए, यह प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है क्योंकि इसका प्रयोग प्रोग्राम को रन करने के दौरान किया जाता है। तो जब भी स्टेटमेंट दिए जाए तो उनको आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सॉल्व करना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि आपका रैम प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसका प्रयोग प्रोग्राम को रन करने के दौरान भी किया जाता है, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो एक लाइन में लिखे वो क्या है, सही है। तो इसका आंसर मतलब ए का आंसर क्या है, यह सत्य नहीं है, मतलब ये सत्य है। अगला, SRAM की गति DRAM की तुलना में अधिक होती है, ये बात ये बिल्कुल फैक्ट है कि SRAM जो होती है, स्टैटिक रैम जो होती है, उसकी गति डायनेमिक रैम की तुलना में अधिक होती है, मतलब बी भी सही है। अब अगला आता है DRAM की कीमत SRAM की तुलना में अधिक होती है, मतलब DRAM महंगा होता है SRAM से, जो कि गलत है और यही हमसे पूछा हुआ है। तो आंसर हम लगाने वाले हैं सी। हम सभी जानते हैं कि कीमत के मामले में SRAM महंगा होता है, इसलिए जनरल कंप्यूटर्स में SRAM का इस्तेमाल कम किया जाता है। अब अगला क्या दे रखा है, पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप में रैम के रूप में इसका ही प्रयोग किया जाता है, मतलब रैम के रूप में रैम का ही तो प्रयोग होता है, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ऐसी सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी जिसका प्रयोग स्टोरेज के तौर पर किया जा सकता है, SRAM, DRAM, EPROM और EEPROM। तो पहली बात की गई है सेमीकंडक्टर बेस्ड मेमोरी है, मतलब ये रैम और रोम में से कोई एक होगा। तो ऑप्शन में देखने पर हमने देखा यार सारे के सारे ऑप्शन रैम और रोम के ही हैं, तो मतलब इससे हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। अगला वर्ड क्या है, स्टोरेज के तौर पर किया जाए। स्टोरेज मतलब क्या है, डाटा को लंबे समय तक रखना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो रैम की प्रॉपर्टी होती है वो डाटा को लंबे समय तक रखने की होती नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, आपका ए तो नहीं हो सकता, मतलब ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अब अच्छा क्या, EPROM और EEPROM।
अब किसका इस्तेमाल डाटा को लंबे समय तक स्टोरेज के लिए किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो डबल ई रोम है, जैसे हम आपके जो जिस फ़ोन में आप या यूट्यूब चला रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें भी क्या एक रोम होती है जिसमें अपन डाटा स्टोर करते हैं। तो वो रोम एक्चुअली क्या है? वो रोम होती है डबल ई रोम, जिसे हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। तो डबल ई रोम का प्रयोग क्या है? डाटा स्टोरेज के तौर पर भी किया जाता है। तो इसका आंसर हम क्या लगाएंगे? डी, डबल ई रोम। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक ऐसी मेमोरी डिवाइस है जिसे सिस्टम में आसानी से रिप्लेस करना संभव नहीं है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क और ऑल ऑफ दीज। अब क्या बोला गया है कि भाई जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसे रिप्लेस करना असंभव नहीं है। आसानी से, मतलब संभव तो होता है लेकिन आसानी से संभव नहीं होता। तो हम सभी जानते हैं कि रैम जो होती है वो एक स्लॉट के साथ में कनेक्टेड रहती है। हार्ड डिस्क आपकी SATA और पाटा केबल के द्वारा मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। लेकिन जो रोम होती है वो आपके मदरबोर्ड के साथ में इनबिल्ट रहती है, मतलब मदरबोर्ड के साथ में क्या रहेगी? फ्यूज रहती है। तो इसका मतलब क्या, आप रैम को स्लॉट चेंज करके मतलब हम और आप जैसे लोग निकाल सकते हैं, हार्ड डिस्क भी हम और आप जैसे लोग निकाल सकते हैं, लेकिन रोम को निकालने के लिए एक्सपर्ट पर्सन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि रोम को हम आसानी से रिप्लेस नहीं करते। तो यहाँ पर आंसर हम लगाएंगे बी, रोम। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किसकी गति अधिक होती है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है जिसको व्यापम ने कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछ रखा है। तो हम सभी जानते हैं कि SRAM और DRAM में जब हम भी तुलना करते हैं तो SRAM की गति तेज होती है। तो देखिए SRAM कहाँ है? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पहले ऑप्शन में SRAM दे रखा है, तो आंसर हम लगाएंगे ए, SRAM। अब HDRAM, DRAM और DDR, तो ये क्या है? हमारे डायनेमिक रैम है। HDRAM डायनेमिक रैम का एक प्रकार है और DDR भी डायनेमिक रैम का ही एक प्रकार है। HDRAM का पूरा मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि व्यापम में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक ऐसी मेमोरी जो प्रकृति में अस्थायी होती है परंतु निर्देशों को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? रैम, रोम, डबल ई रोम और हार्ड डिस्क। तो क्वेश्चन में बोला गया प्रकृति में अस्थायी। अस्थायी मतलब टेम्परेरी। तो भाई ये देखिए चारों में से कौन सी टेम्परेरी मेमोरी है? और हम सभी जानते हैं कि भाई एक ही मेमोरी टेम्परेरी दे रखी है और वो है हमारी रैम। रोम, डबल ई रोम और हार्ड डिस्क ये क्या हमारी परमानेंट मेमोरी का उदाहरण है। तो हमें बाकी क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक विशेष प्रकार की स्थायी मेमोरी जिसे मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा मार्केट में ब्लैंक बेचा जाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विशेष प्रकार की स्थायी मेमोरी, ठीक है। तो स्थायी मेमोरी कौन सी? हार्ड डिस्क, पी रोम, एम रोम और ई रोम, ये सारी की सारी क्या है? स्थायी मेमोरी होती है। तो हमें इससे कोई मदद नहीं मिली। अब क्या बोला गया है? मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा मार्केट में ब्लैंक मतलब खाली बेचा जाता है। तो हार्ड डिस्क जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा खाली बेची जाती है, सही बात है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्थायी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क का इस्तेमाल इतनी मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनी के लिए नहीं करा जाता। तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन जब भी मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा मार्केट में ब्लैंक भेजा जाता है, तो आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये जो टर्म जब भी आपको दिखाई दे, तो इसका आंसर आपको लगाना होता है हमेशा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और पी रोम जब एक बार इस्तेमाल में लाई जाती है तो ये सामान्य रोम या फिर एम रोम की तरह ही कार्य करने लगती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। निर्देशों का एक ऐसा सेट है जिसका यूज़ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करने के दौरान किया जाता है। तो पहली बात क्या? निर्देशों का सेट मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की गई है, ठीक है, जो सिस्टम को ऑन करने के दौरान यूज़ करते हैं। तो जब भी हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो निर्देशों का जो समूह होता है उस निर्देशों के समूह को हम बायोस कहते हैं। अब ऑप्शंस में ये ढूंढिए कि बायोस कहाँ दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि बी में ही बायोस दिए रखा है, तो आंसर हम लगा देंगे बी, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। बूटिंग प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जब भी आपको नेगेटिव टर्म दिया जाए तो आपको क्या करना है? स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आगे बढ़ना है। आपको हर स्टेटमेंट को पढ़ते साथ ही चेक कर लेना है कि वो सही है या गलत है। तो सत्य नहीं है पूछा हुआ है। तो हार्ड डिस्क से डाटा को रैम में लेकर आने की प्रक्रिया क्या है? बूटिंग के बारे में है, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये चीज़ क्या है? सही है। पोस्ट और बायोस इसका हिस्सा है, बिल्कुल सही है। बूटिंग की प्रक्रिया में कैश मेमोरी इन्वॉल्व होती है। और नंबर डी, कोल्ड और वार्म बूटिंग के प्रकार हैं। तो हम देख रहे हैं कि ए, बी और डी ये तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं? ये बूटिंग प्रक्रिया से रिलेट कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि बूटिंग प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। पोस्ट और बायोस जो होते हैं वो बूटिंग के अंतर्गत ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है? आपकी हार्ड डिस्क से डाटा को रैम में लेके आने की प्रक्रिया बूटिंग होती है। तो बचा क्या आपका सी। तो बूटिंग की प्रक्रिया में कैश इन्वॉल्व नहीं होती, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। तो आंसर हम क्या लगाने वाले हैं? सी लगाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक ऐसी मेमोरी जिसका प्रयोग निर्देशों को तेज़ी से लाने ले जाने तथा डाटा को कुछ समय के लिए होल्ड करने के लिए किया जाता है।
रैम, कैश, हार्ड डिस्क और रोम। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निर्देशों को तेज़ी से लाने ले जाने के लिए, मतलब जिसकी गति तेज हो। तो हम सभी जानते हैं कि रैम, कैश, हार्ड डिस्क और रोम में सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रैम की होती है और कैश की होती है। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में कंपेयर करने पर कैश की गति ज़्यादा तेज होती है। इसके अलावा क्या बोला गया है, कुछ समय के लिए होल्ड, मतलब डाटा कुछ समय के लिए क्या हो, स्टोर हो जाए। तो यह प्रॉपर्टी हमें मिलती है कैश के साथ में। तो यहाँ आंसर लगाने वाले हैं हम बी, कैश मेमोरी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो निम्न में से क्या किसी सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का बेसिक बिल्डिंग यूनिट मानी जा सकती है, ट्रांजिस्टर, आईसी, सिलिकॉन और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितनी भी सेमीकंडक्टर से बनी हुई मेमोरी डिवाइस हैं उनका बेसिक बिल्डिंग यूनिट कौन सी होगी, मतलब वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आंसर सिलिकॉन लगा बैठेंगे। तो यही वाली बात हो गई कि यदि हमने पूछा कि आपके घर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है तो आप मिट्टी आंसर लगा दो। हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमारे घर की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो ईंट होती है, और ईंट बनती मिट्टी से, याद बिल्कुल सही है, लेकिन यूनिट के रूप में पूछा है तो हम ईंट बताते हैं। तो उसी प्रकार तो हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी का सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है, तो वो होते हैं हमारे ट्रांजिस्टर। तो यहाँ आंसर हम लगाने वाले ए, ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन मत लगा देना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करते हैं, आपको गलत नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये हो जाते हैं हमारे क्या, मेमोरी क्वेश्चन खत्म। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो किससे हैं, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, जिनको के बारे में मुझे अलग से वीडियो बनाना था, लेकिन वो क्वेश्चन की संख्या कम थी तो मैंने अलग वीडियो नहीं बनाया। मैंने इसी में क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया, फ्यूज़ कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हमारे साइबर सिक्योरिटी के। चलिए, तो क्या है, दुनिया का पहला वायरस माना जाता है आई लव यू, हैप्पी बर्थडे जोशी, सी ब्रेन और नॉर्टन। तो ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है कि दुनिया का पहला जो वायरस है वो सी ब्रेन माना जाता है। तो यहाँ कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो आंसर हम लगाएंगे क्या, सी ब्रेन। तो चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं, वायरस में आर का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता रहनी चाहिए कि आजकल फुल फॉर्म को पूछने का रूप बदल दिया गया है। पहले पूरे फुल फॉर्म पूछे जाते थे, लेकिन आजकल नए पैटर्न में पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता। आपको क्या कर दिया जाता है, उस फुल फॉर्म में से किसी एक हिस्से को आपको, मतलब जैसे अगर आपके 4 वर्ड हैं तो 4 में से कोई भी एक वर्ड उठाकर आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे मैंने वायरस में आर का पूछा हुआ है, तो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो मैंने पूछा हुआ है सिर्फ आर का, तो आर का पता लगाने के लिए आपको पूरा फुल फॉर्म चाहिए, लेकिन मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, कुछ नया बना दिया, इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। तो पेपर वाले भी यही कुछ करने लगे हैं आजकल। तो मैंने क्या बताया, वायरस का वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो आर मतलब होता है रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आंसर लगने वाला है ए, रिसोर्सेज। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। निम्न में से किसका इस्तेमाल यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ओपन की गई वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं, इंक्रिप्शन, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी, DOS और ट्रोजन। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ लेते हैं कि यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि ओपन की गई वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। मतलब हमें कैसा पता पड़ेगा कि कोई भी वेबसाइट सुरक्षित है या नहीं। तो किसी भी वेबसाइट सुरक्षित है, कोई भी नेटवर्क सुरक्षित है या नहीं, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी अर्थात CA। तो इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने देख रखा है तो आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी, अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है वो भी। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि किसी भी वेबसाइट यदि वो सुरक्षित है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, CA का इस्तेमाल करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। CA यह सर्टिफाइड करता है कि जिस नेटवर्क पर आप जा रहे हैं वो नेटवर्क सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, तो ये उसी प्रकार है कि जैसे अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस खरीदने वाले हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिसिटी की बचत करता है या नहीं कहीं, तो ये आपका स्टार रेटिंग सिस्टम बताता है कि नहीं बताता। उसी प्रकार कोई भी वेबसाइट जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो सुरक्षित है या नहीं, इस बात की जो सर्टिफिकेट है वो कौन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी होते हैं। तो यहाँ आंसर लगेगा बी। तो चलिए दोस्तों, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा मालवेयर जिसका प्रयोग हैकर्स के द्वारा बैकडोर को क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, वायरस, वर्म, एडवेयर और कीलॉगर। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ऐसा मालवेयर मतलब मैलिशियस प्रोग्राम जिसका प्रयोग हैकर्स के द्वारा बैकडोर को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। बैकडोर्स क्या होते हैं, तो बैकडोर्स का मतलब हो जाता है कि भाई एक ऐसे रास्ते या फिर ऐसे पाथ जिसका इस्तेमाल हैकर्स किसी भी सिस्टम में इल्लीगली सिस्टम के अंदर घुसने के लिए करते हैं। जिस तरह हम चोर दरवाज़ा बोलते हैं कि नहीं बोलते, मतलब ऐसे चोर दरवाजे जिनका इस्तेमाल हैकर्स किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए करते हैं, तो उनके बारे में बात की गई है। तो बैकडोर को क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है ट्रोजन के पास, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में ट्रोजन नहीं दे रखा। और जब ऑप्शन में ट्रोजन नहीं दिया जाए तो हम सबसे ज़्यादा फेमस लगाते हैं और वो आंसर हमारा वायरस। तो यहाँ आंसर हम ए, वायरस लगा सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आंसर होना चाहिए ट्रोजन, TROJA और
एन, ट्रोजन होना चाहिए था लेकिन ट्रोजन नहीं है। लेकिन चारों में से जो है, तो अगर ट्रोजन नहीं मिलता तो हम क्या लगा देंगे, वायरस लगा देंगे। वॉर्म, एडवेयर और कीलॉगर इसका आंसर नहीं होते। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा अटैक जिसमें हैकर या क्रैकर इन्वॉल्व नहीं रहता, मास्क्यूरेडिंग, DOS, रीप्लेइंग और रेपुडिएशन। तो होता क्या है कि ज़्यादातर जो अटैक्स होते हैं उसमें हैकर और क्रैकर इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं सिवाय एक अटैक के, और वह अटैक होता है रेपुडिएशन अटैक। मतलब यदि सेंडर और रिसीवर में से यदि कोई भी अपनी क्रेडिबिलिटी को खो देता है, मतलब मुकर जाता है अपनी बात से, तो इस तरह के अटैक को रेपुडिएशन अटैक कहा जाता है। तो यहाँ आंसर लगेगा डी, रेपुडिएशन अटैक। यदि आप अटैक्स के बारे में और जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। वह व्यक्ति जिसे सिस्टम में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग की गहरी समझ होती है डैश कहलाता है, हैकर, क्रैकर, ये दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे लोगों का जो पहला आंसर होगा वो होगा ये दोनों। तो लेकिन यहाँ एक बेसिक डिफरेंस है। तो हैकर और क्रैकर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि क्रैकर को सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को तीनों के बारे में समझ है, तीनों के बारे में गहरी समझ है, तो उसे हम सिर्फ हैकर ही कहेंगे, क्रैकर नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आंसर लगेगा ए, हैकर। तो हैकर को किसी भी सिस्टम, किसी भी सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके नेटवर्किंग पोर्शन, हर एक की बहुत ज़्यादा गहरी समझ होती है। तो आंसर लगेगा ए। अगला, एक ऐसा टैग जिसके बाद अन्य यूज़र सिस्टम की सुविधाओं का इस्तेमाल करने में अक्षम हो जाते हैं, मास्क्यूरेडिंग, DOS, रिप्लेइंग और रेपुडिएशन। तो फिर यहाँ क्वेश्चन किसके बारे में, अटैक के बारे में। अब क्या होगा कि अन्य यूज़र सिस्टम की सुविधाओं को इस्तेमाल करने में अक्षम हो रहे हैं, मतलब दूसरे जो यूज़र्स हैं वो क्या कर पा रहे हैं, आपके सिस्टम की सुविधाओं का यूज़ नहीं कर पाए। तो कौन सा एक्सेस होता है, तो ये बड़ा फेमस अटैक है, एग्जाम्स में कई बार आता है। इवन MPPSC 2016 के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये लेकिन थोड़ी सी वहाँ पास आती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो जब भी क्या हो जाए, एक वह अटैक जिसमें क्या हो कि जो नॉर्मल यूज़र है, जो आम यूज़र है, वो क्या हो जाए, उस सर्विस को एक्सेस करने में अक्षम हो जाते हैं, मतलब सर्वर क्रैश कर जाता है। तो इस अटैक को बोलते हैं DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हम लगाएंगे बी, डिनाइल ऑफ सर्विस। कभी कभी DOS की जगह पर DDoS भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। DDoS का पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि किसी हैकर के द्वारा किसी अन्य यूज़र की आइडेंटिटी को धारण कर लिया जाता है तो इसे हम कह सकते हैं स्पूलिंग, स्नूपिंग, स्पूफिंग और स्निफिंग। तो दोस्तों क्या बोला गया है कि हैकर क्या कर रहा है, किसी की आइडेंटिटी को चोरी कर रहा है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, मतलब या तो IP एड्रेस की आइडेंटिटी चुरा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो जब भी हैकर्स किसी यूज़र्स की आइडेंटिटी को चुरा लेते हैं, किसी और की तरह बिहेव एक्ट करने लगते हैं, तो इस चीज़ को कहा जाता है स्पूफिंग। तो यहाँ पर आंसर लगने वाला है सी, स्पूफिंग। अब स्नूपिंग, स्पूलिंग, स्निफिंग क्या होता है, इनके बारे में जानने के लिए आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप बता दीजिए कमेंट में, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जहाँ पर ये सारे टर्म मैं आपको वन लाइनर टर्म के तौर पर समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हैकर के द्वारा फेक वेब पेज बनाकर यूज़र्स की जानकारियों को चोरी किया जाता है, तो इसे हम डैश कह सकते हैं, स्पैमिंग, फिशिंग, स्पूफिंग और नन ऑफ दीज। अब क्या बोला गया है, फेक वेब पेज बनाकर, यहाँ यही भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी फेक वेब पेज क्या हो रहे हैं, डाटा को चोरी करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक आंसर होता है, वो होता है फिशिंग। फिशिंग में क्या करते हैं कि फेक वेब पेज बनाकर लिंक भेजी जाती है, लिंक शेयर की जाती है, वो सेम टू सेम ओरिजिनल वेब पेज की तरह लगते हैं, और ओरिजिनल वेब पेज समझकर लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, और वो सर्वर तक ना पहुँचकर हैकर्स तक पहुँच जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन टर्म है लोगों की डाटा को चोरी करने का। तो आपको फिशिंग में नहीं फंसना है। याद रखिए कि जब भी आपको कोई लिंक आए तो उस लिंक को आपको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश कीजिए लिंक अवॉइड हो सकें, मतलब आपके विश्वसनीय ने भेजिए तभी आप उस लिंक का इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा किसी भी रैंडमली पर्सन्स के द्वारा भेजी गई लिंक्स पर कभी भी क्लिक नहीं कीजिए। हो सकता है कि आप क्लिक करें और अगले ही 5 मिनट में क्या हो, आपका अकाउंट खाली हो जाए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग करके यूज़र्स के द्वारा दबाई जाने वाली कुंजियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, वॉर्म, वायरस, कीलॉगर और ट्रोजन। तो ये बड़ा सिंपल है, कुंजियों का रिकॉर्ड मतलब की, और रिकॉर्ड मतलब लॉग, और लॉगर मतलब रखने वाला। तो यहाँ जो जाएगा आंसर सी, की लॉगर। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। DES का पूर्ण रूप क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। CPCT में भी आता है, PB में भी आता है, CCC में भी आता है, और बाकी एग्जाम्स के लिए देखा जाए तो ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि DES है क्या, तो DES क्या एक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, मतलब आपकी जो इंक्रिप्शन करने पर जो की तैयार हो रही है, उस की लेंथ कितनी रखनी है, उसकी लेंथ कैसी रहेगी, किस तरह से इंक्रिप्शन किया जाएगा, उसके स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं, DES बताता है। अब DES का मतलब डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना लास्ट और आखिरी, मतलब हमारा आखिरी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसको हम।
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की संपूर्ण क्षमताओं का इस्तेमाल सामान्य यूजर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता, परंतु डैश का इस्तेमाल करने के बाद संपूर्ण यूजर क्षमताओं का यूज़ कर पाते हैं। बैकडोर, रूटकिट, वार्महोल और हैकिंग। तो दोस्तों होता क्या है कि यदि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी सिस्टम को खरीद कर लेकर आते हैं तो होता क्या है कि हम उसकी सारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जैसे कि आप एक फ़ोन खरीद कर लेके आए तो उस फ़ोन पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका होना चाहिए? आपका होना चाहिए। लेकिन आप चाह कर भी कंपनी के द्वारा डाले गए ऐप, कंपनी के द्वारा डाले गए गेम्स को नहीं हटा पाते। क्यों नहीं हटा पाते? इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन्स हैं। अब यही बोला गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल सामान्य यूजर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता। सही बात है। अब हम उनका इस्तेमाल मतलब अगर हम किसी ऐप को या किसी गेम को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएं? तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया था रूटकिट। तो रूटकिट ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद हम किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के उन हिस्सों का इस्तेमाल कर पाते हैं जो पहले एक्सेसिबल नहीं थे। मतलब जिन हिस्सों का आप पहले इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, यदि आप उन हिस्सों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या करें? रूटकिट करें। लेकिन रूटकिट का इस्तेमाल करने पर क्या हो जाता है? आपके सिस्टम के खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए रूटकिट को कभी भी ऑथेंटिक नहीं माना जाता। मतलब अगर आप किसी अपने फ़ोन को ख़राब करना चाहते हैं तो ही रूटकिट का इस्तेमाल करें, क्योंकि रूटकिट का इस्तेमाल करने के बाद आपकी गारंटी, वारंटी सभी कुछ खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या है? रूटकिट है। तो रूटकिट क्या है? ऐसे टूल जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के उस हिस्से को एक्सेस कर पाएँ जो पहले एक्सेसिबल नहीं था। तो ये हो जाते हैं हमारे आपके प्राइमरी मेमोरी के क्वेश्चन और थोड़े से साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आपको यह पैटर्न समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या हो, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मेमोरी से रिलेटेड होने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार।